हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है? तो रुकिए, आज इस क्लास में हम आपको एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। जो पेपर आपका यूपीटीईटी का 2014 में हुआ था, उसकी आज इस क्लास में हम हिंदी के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराएंगे और देखेंगे कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप भी इस बार का यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टेस्ट को दीजिए और देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं क्लास के अंत में। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको जो है यूपीटीईटी जो पेपर आपका 2011 में हुआ था उसका टेस्ट हमने करा दिया है। 2013 पेपर का भी टेस्ट हमने हिंदी का करा दिया है 30 प्रश्नों का। और आज इस क्लास में आपको कराने जा रहे हैं 2014 पेपर का जो है टेस्ट कंप्लीट। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 3 है हिंदी के लिए। जो है यूपीटीईटी 2014 का पहला प्रश्न हिंदी का यही पूछा गया आपसे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ग्रामीण भाषा का शब्द को, संस्कृत भाषा के शब्द को, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द को, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को। आप लोग बताइएगा, ये टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है 2014 पेपर का। संकर शब्द किसे कहते हैं? आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे, इसका सही आंसर आपको अपने मन में सोचना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीन्स जो संकर शब्द आपका होता है, यह शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के जो है भाषा के शब्द जब मिलते हैं तो वे सभी शब्द आपके संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या आपका सही हुआ? मैंने आपको बताया अपने हर क्लास में कि आप रफ और पेन लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आपका सही होता है, टिक कर लीजिए, अगर गलत है तो क्रॉस कर लीजिए। आंसर कैसे सर्च करना है, जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न, आपको अपने मन में सोच लेना इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, टेस्ट का ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताइए। प्रश्न पढ़िए हमारे साथ और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि शुद्ध शब्द, कौन सा शब्द? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यानी जो ये आपका ये शुद्ध शब्द है, इसको आपको स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है ई, ई, इक, आ। आप लोग बताएंगे इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अपने मन में सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मींस हो जाएगा आ हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो आपका शुद्ध शब्द है, इसमें अगर आप आ प्रत्यय जोड़ देंगे, आ क्या है आपका? प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? सुता। और ये जो सुता शब्द है ये क्या है? स्त्रीवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ उप प्रत्यय लगा करके जो है इसको स्त्रीवाचक बनाया जाएगा, सुत को। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अधिक समीप होना, दूसरा ऑप्शन है कष्ट देना, तीसरा ऑप्शन है अधिक प्रिय होना, चौथा ऑप्शन है पालतू होना। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर मन में सोच लेना आपको। सही आंसर इसका आप लोग मन में सोच लिए होंगे, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका जो है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मीन्स होता है अधिक प्रिय होना। ठीक है, अभी तक हम आपको जो है 3 प्रश्न करा चुके हैं। इन 3 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए? अगर तीनों सही है तो तीनों टिक कर लीजिए, अगर गलत है तो क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न टेस्ट का ये रहा आपके सामने, लीजिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारे साथ पढ़िए, ऑप्शन बताने का प्रयास करिए। प्रश्न क्या है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। नहीं वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार हम लोग प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पे पूछा है कौन सा इसमें से अश्व का जो है पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? घोड़ा, घोटक, घट, कटक है। आप लोग बताएंगे, सही आंसर सोच लिए आप अपने मन में क्या हो सकता है। ये टेस्ट का चौथा प्रश्न 2014 पेपर का।
सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये घोड़ा, ठीक है, अश्व है, बाजी, तुरंग, घोटक, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची आपके अश्व के होते हैं। तो यहाँ पे घोड़ा भी हो जाएगा, घोटक भी है भी है, लेकिन ये जो कटक है ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये रहा पर्यायवाची का प्रश्न। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है जो है सब शब्दों के लिए एक शब्द के लिए, ठीक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे भाई पूछ रहा है हमसे कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, अस्थिर कहते हैं, अडिग कहते हैं, यायावर कहते हैं, या गतिशील कहते हैं। आप लोग सही से इसका राइट आंसर मन में सोच लें क्या हो सकता है इसका। इसका आंसर आपको आ रहा है क्या? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यायावर। यानी जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। अस्थिर क्या होता है, जो कभी स्थिर ना हो उसे अस्थिर कहते हैं। ऐसा मन में नहीं सोचना है कि इसका आंसर अस्थिर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यायावर हो जाएगा। चलिए, टेस्ट का आपके सामने अगला प्रश्न रहा, इसका आंसर बताएंगे। यह पोयम आप पढ़े होंगे बहुत बचपन में ही। पोयम क्या यहाँ पे है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता इनमें से कौन है आपको बताना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये पोयम आपको मिली होगी, इसका आंसर बताना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता को कंपोज किया है, इसके रचयिता हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो हम कहेंगे आपसे, ये जो प्रश्न आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में जहां पे हिंदी पूछी जाती है उसमें ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या है भाई, समास का अर्थ है। क्या आपको पता है समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। आप लोग मन में सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीजिए, टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भाई हमारा क्या है, पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में किसका? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। आप लोग बताइए क्या उद्देश्य इसका है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। आप लोग बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए कहा है भाषा के संबंध में, मीन्स लैंग्वेज की बात की गई, भाषा के संबंध में जो है उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है कि जो भाषा प्रयोग आप कर रहे हैं उसके संबंध में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनकी पहचान करना तथा उनका निदान करना, यही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है भाषा में, ठीक है। जो बच्चों के सामने भाषा संबंधी कठिनाइयां आती हैं उनकी पहचान करना और उनका जो है निदान करना, यही उपचारात्मक शिक्षण आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को व्यस्त रखना ये नहीं होगा। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना अलग करना ये भी नहीं है। बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये रहा था आपका 8वां प्रश्न। चलिए, ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये इसका आंसर आप बताएं। प्रश्न पढ़िए, ठीक है। प्रश्न को देखेंगे आप लोग और आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है, यहाँ पे नहीं जो है आता है। यानी कि इनमें यहाँ पे कौशल दिए गए हैं, इनमें से जो है जो कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है कि सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। आप लोग बताएंगे इनमें से कौन नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हंसना। हंसना जो है ये कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। जो हमारे पास 4 स्किल है, 4 कौशल है, आपका सुनना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है, और एक और कौशल हमारा कौन सा है, पढ़ना। ठीक है, ये 4 कौशल होते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये हंसना जो है यहाँ पे दिया गया है, यह कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न। ठीक है, इसको तो हम लोग देख लिए थे, ये हाँ ये भी हो गया है। इस पे चलते हैं। बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न। हम तो कहेंगे इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा इसको। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। हम आपसे पूछ रहे हैं, इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो आप मन में सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? क्या आपको आंसर पता है इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जो है सितंबर को। 14 सितंबर को जो है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब तक हम आपको 1 से लेकर के 10 प्रश्न आपको करा चुके, और इसमें कितने प्रश्न हुए आप देखते चलिए। अब चलते हैं हम लोग 11वें प्रश्न पे। ठीक है, ये रहा आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का जो है उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। क्या भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। आप लोग बताएंगे। आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है? मन में सोच लीजिए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन आप टिक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य इसका होता है कि रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये काव्य शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। चलिए, ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। ये आंसर आप बताएंगे इसका क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्न में से इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें किसका प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप लोग बताइएगा किसमें, किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरी गाय क्या है? काली है। ये काली शब्द आपका क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या होता है आप जानते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ये काली कौन है? गाय है। तो गाय हमारी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इसमें आपका विशेषण। तो इस वाले वाक्य में मेरी गाय काली है, इस वाले वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। बाकी इन तीनों में नहीं हुआ है, न तो इसमें हुआ है, न इसमें हुआ है, न ये ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। ठीक है, चलिए टेस्ट का रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे। लीजिए, आपके सामने है, आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, यानी नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली की प्रयोग से, पहला ऑप्शन है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। क्या ऐसा होता है कि नाटक शिक्षण में जो है कक्षा विनय प्रणाली में जो है जिसमें बच्चों और शिक्षक का समय व्यर्थ होता है? दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पात्रानुसार बालकों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है, मन में सोच लेना है क्या आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है,
चलिए आप लोग बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्रानुसार बालकों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। जब नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली में क्या होता है कि जब बच्चे करते हैं तो उनकी जो सीखने की, जो अभिनय की, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी आती है। क्या आती है? तेजी आती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लीजिए ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न, बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? किस कारक का? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा वाहन रूढ़। क्या हो जाएगा? वाहन रूढ़ में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट के अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, 15 नंबर का प्रश्न है। अब तक हम लोग जो है 15 तक पहुंच गए हैं। किस रस को रस राज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न हिंदी में हैं जो वनडे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। वन, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पूछने में। ये प्रश्न आपका कई एग्जामों में आता रहा है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, हास्य रस को, वीर रस को, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। चलिए ये बताइए इसका आंसर बताएं। आप लोग प्रश्न पढ़िए, ठीक है, आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? यानी इनको जो है किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीतिकाल का, भारतेंदु काल का? आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका रीतिकाल का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी घनानंद जी को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से आशीर्वाद कौन सा शुद्ध लिखा गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए इन चारों को आप जो है और मन में सोच लें आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स आशीर्वाद जो है इसमें से किस ऑप्शन में सही लिखा गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा यहाँ पे स पे बड़ी ई और वो पे इस तरह से लगता है ये, ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ज्यादातर लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये तो गलत है ही। और ये स पे छोटी नहीं रहेगा, स पे बड़ी ही रहेगा, तो आपका आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न, इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। प्रश्न क्या है भाई हमारा है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो बताइएगा आप लोग यहाँ पे कर्म कारक का कि करण कारक का, संप्रदान कारक का कि अधिकरण कारक का? ठीक है, को तो आप पढ़े होंगे कारक के बारे में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मींस कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? कर्म कारक में जो है को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का बोध होता है इससे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये प्रश्न बहुत शानदार है, इसका आंसर भी आप बताएंगे क्या होगा। 19 नंबर का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। इनका उपनाम एक है, हरियोध है कि निराला है कि अज्ञेय है कि गुलेरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में ये भी रिपीट होता रहा है। आप लोग बताइएगा इनका उपनाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय है, इसलिए इनके पूरे नाम में ऐसे इनका लिया जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि बिहारी का प्रसिद्ध है,
ठीक है, बिहारी जी का क्या प्रसिद्ध है भाई? कवित्त पसंद है, सवैया, पद या दोहा? आप लोग बताएं क्या आंसर होगा। ठीक है, मन में सोच लें क्या राइट आंसर हो सकता है। तो बिहारी जी का प्रसिद्ध है भाई दोहा। क्या प्रसिद्ध है? दोहा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अब तक हमने 20 प्रश्न आपको कराए। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप देखते चलिए। 10 प्रश्न और हैं, जल्दी से उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं और आप लोग जरूर बताएं क्लास के अंत में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए ये आपके सामने अगला प्रश्न हमारा है। प्रश्न यहाँ पे है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा गया कि जो पुनर्जन्म शब्द है इसका सही संधि विच्छेद है। पुनः प्लस जन्म, पुनर प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म या पुनः प्लस आजन्म? आप लोग बताएं इन चारों ऑप्शंस में से एक सही आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनः प्लस क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। और इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न। बताएं इसका आंसर आप लोग क्या होगा। प्रश्न पढ़िए, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है। जो शोक है ये किस रस का अस्थाई भाव है? पहला ऑप्शन है शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का। आप लोग सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा करुण का। ठीक है, ये जो शोक है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। किसका अस्थाई भाव है? करुण रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लीजिए टेस्ट का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की है, किस भाषा में की है आपको बताना है सही आंसर। अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? सही आंसर आप बताएं क्या हो सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ब्रज में। सूरदास जी ने जो है ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। चलिए बताएं इसका प्रश्न आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30? सही है आंसर इसका बताना आपको है। तो दोहा में आपकी होती हैं 24 मात्राएं। ठीक है, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा तब सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं। आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न है, बताना है आंसर क्या होगा कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द इस शब्द समूह के लिए शब्द होगा। जो अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ होगा मेरे भाई, उसका सही आंसर आपको बताना है। कुलीन होगा कि समृद्ध होगा कि धनी होगा कि कृपण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन हो जाएगा। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यह जो है इस तरह का प्रश्न हम आपको बता दें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने क्यों कहा? क्योंकि स्त्रीलिंग का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे सुत अभी दिया था पहले और आपसे पूछ रहा था कि सुत का जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दाता शब्द है का स्त्रीलिंग शब्द होगा। दाती होगा, दात्री होगा, दात्री होगा, धात्री होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दात्री होगा। दाता का शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे ता के जगह त्री कर देंगे। क्या कर देंगे? ता के जगह त्री कर देंगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है? आप लोगों को बताना है कौन सा कारक है। यहाँ पे देखा जाए तो लड़का पेड़ से गिरा मतलब यहाँ पे अलगाव की बात की गई है।
ठीक है। तो आपको यह कारक के बारे में, चिन्हों के बारे में पता होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो जो अपादान से होता है वो अलगाव के लिए होता है। किसके लिए होता है? अलगाव के लिए होता है, से। तो यहाँ पे अपादान ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अपादान कारक मीन्स यहाँ पे जो इसका कारक चिन्ह है ये से होता है, और ये किसको दिखाता है? अलगाव को दिखाता है। ठीक है। और चूंकि लड़का पेड़ से गिरेगा तो पेड़ से अलग हो जाएगा, तो वहां पे अलगाव के सेंस में से मतलब यहाँ पे अपादान कारक आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये रहा आपके पास 28 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। आप लोग बताइएगा पापी में कौन सा विशेषण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर आपको बताना है। तो संख्यावाचक तो नहीं होगा, सिंपल सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, गुणवाचक विशेषण है। पापी में गुणवाचक विशेषण है आपका। ठीक है। और टेस्ट का ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न 2014 पेपर हिंदी का रहेगा। ठीक है। चलिए आंसर बताने का प्रयास करेंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सीकल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? मतलब इस पंक्ति में जो दिया गया है कविता, इसमें आपका कौन सा अलंकार है बताना है। उपमा है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या है भाई? नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अंतिम प्रश्न 2014 हिंदी का, और अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। यहाँ पे ये 30 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न क्या है? बीजक किसकी रचना है? सूरदास जी का, यहाँ पे सूरदास जी होगा। तुलसी जी का, कबीर जी का, या जायसी जी का? आप लोग बताइएगा बीजक किसकी रचना है। ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ये कबीर जी की रचना है बीजक। तो आज इस क्लास में हम आपको 2014 पेपर के हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। इसमें से कितने प्रश्न सही हुए? ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए आप अपना एनालिसिस जरूर करिएगा, और देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन प्रश्नों से आपको परेशानी हुई, जिन प्रश्नों को देखने से आपको लगा कि ये प्रश्न पहले से आपको नहीं आ रहे थे, उन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको लाएंगे आपके लिए 2016 के जो है यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के 30 प्रश्न। ठीक है, जिसमें हम आपको कराएंगे। ठीक है, अपने अगली क्लास में। ठीक है, हमारी ये नेक्स्ट क्लास होगी। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहेंगे। हम आपको बता दें सीटेट के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए सीटेट की 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हैं, चाहे वो सीडीपी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे ईवीएस की बात किया जाए, कोई भी पोर्शन हो, हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। आप हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।